जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली घर में बिजली कैसे बनाई जाती है, कैसे ट्रेन से कोयला लाकर कोल यार्ड से उसे हम लोग बॉयलर में पहुंचाकर स्टीम बनाते हैं और टरबाइन के द्वारा अल्टरनेटर को घुमाकर हम करंट बनाकर भेज देते हैं। साथ ही इसमें वाटर साइकिल कैसे चलता है उसको समझते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें एनिमेशन के द्वारा आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। वो लगभग 3-4 किलोमीटर एरिया में फैला होता है, जिसमें से कई खंड होते हैं। हम एक एक पार्ट को सबसे पहले पहुंचते हैं। हमको वहाँ हीट उत्पन्न करना है, स्टीम बनाने के लिए, पानी खौलाने के लिए हमें हीट चाहिए। ये हीट हमें कोयले से मिलती है। अब वहाँ थोड़ा मोड़ा कोयला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कोयला घट जाएगा तो बिजली प्लांट बंद होगा और पूरे शहर में बिजली कट जाएगी। इसलिए हम लोग 1.5 मिलियन टन 1.5 मिलियन टन कोयला को रखते हैं, जो 40 दिन का स्टॉक होता है। ये कोयला को हम लोग कोल यार्ड में रख देते हैं। इसे कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है। यहाँ ट्रेन आती है और इस कोयले को यहाँ पर खाली करके डंप करके चली जाती है। कोल यार्ड में जब ट्रेन पहुंचती है तो इस ट्रेन से कोयले को नीचे गिरा लिया जाता है और नीचे इसका स्टोरेज बना रहता है, जो पूरे प्लांट तक लेके जा सकता है। एक एक करके हर एक वैगन से कोयले को गिरा दिया जाता है, रिलीज करके नीचे स्टोरेज में। इसे खाली करने की कई विधियां होती हैं। देखिए क्या किया जाता है, जो कभी कभी जो बॉक्सेन वाले डिब्बे होते हैं जो ऊपर से खुले रहते हैं, उनको ले आया जाता है और उनकी कॉपलिंग को छोड़ा दिया जाता है, जिससे वो एक डिब्बे से दूसरे में पकड़े रहते हैं। और उसके बाद ये जो मशीन होती है, लिफ्ट मशीन, इसको पूरी तरह से उल्टा कर देती है, जिस वजह से इसमें का सारा कोयला थर्मल पावर प्लांट के कोल यार्ड में नीचे चला जाता है और नीचे इसे कन्वेयर द्वारा उठा लिया जाता है। फिर इसको ये मशीन जो है केवल इसी बॉगी को पकड़ती है और फिर सीधा रख देती है। फिर उसकी कॉपलिंग को कर दिया जाता है और इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो कई विधियां द्वारा इस कोयला को कोल यार्ड में खाली किया जाता है। एक मशीन द्वारा उस गिराए गए कोयले को हम लोग उठा लेते हैं। जैसे ये मशीन देख रहे हैं, तो ये यहाँ से ऐसे उठा लेगा यहाँ से और इस पर गिरा देगा, ये कन्वेयर द्वारा, और ये इस पर गिरेगा ना तो इस रास्ते से ये आगे जा सकता है। यहाँ से कोयला उठाएगा और इसी कन्वेयर पे गिराएगा, इसके रास्ते ये यहाँ आके यहाँ गिरेगा और यहाँ से ये मशीन द्वारा आगे बढ़ जाएगा। कोल यार्ड से कोयले को उठाने के लिए बहुत ही बड़ी ये भारी भरकम मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये काफी दूरी तक चल सकती है और इसके लिए एक ट्रैक बना होता है और ये अपने हाथ से कोयला उठा सकती है। इसका जो हैंडल होता है ये काफी दूर तक जा सकता है, अगल बगल के यार्ड तक, और ये मशीन को फिर आगे पीछे चलाया भी जा सकता है। ये ऊपर नीचे भी खिसक सकती है। देखिए, इस मशीन का जो अगला दांत होता है ना, वो आगे की ओर होता है। तो ये इस तरह से कोयले को उठा लेता है और इस साइड में ले जाके पटक देता है। आप देखिए, इधर जाएगा तो ये उठेगा और इस तरह से उठाते हुए जाएगा ये, और जब उस साइड का सर्किल चलेगा तो ये अपने ऊपर इस साइड में ले जाके कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पटक देगा सारा कोयला। तो इधर से लोड होगा और इसी मशीन द्वारा उस साइड में अनलोड हो जाएगा। इस तरह से करने से आप यहाँ क्लोज लुक में देखिएगा तो ये नीचे से ऐसे उठा के ले आ रहा है और अपने ही पास गिरा ले रहा है। जैसे ये इधर से जाएगा और इस साइड में ले आके यहीं पर गिरा ले रहा है। जस्ट इसके नीचे आपका कन्वेयर बेल्ट जो इस पूरे कोयले को आगे भेजेगा और ये यहीं पे इसको डंप कर देता है। देखिए, यहाँ से ये निकल गया कन्वेयर बेल्ट पर। ये कन्वेयर बेल्ट पूरे प्लांट तक आगे की ओर कोयला को पहुंचा देता है, जहां तक इसको जरूरत है प्लांट में, चाहे वो कितना भी आगे प्लांट हो। तो किसी भी पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग बहुत बड़ा एरिया होता है। कन्वेयर बेल्ट जो होता है, एक पट्टी होती है, दोहरी पट्टी, जो किसी रोटेटर पर घूमती रहती है। जैसे यहाँ हम कोई चीज को गिराएंगे तो ये इसी पर घूमते रहेगा। अब ये पट्टी यहाँ जाके अंदर हो गई है तो मटेरियल यहीं गिर जाएगा। तो एक ही पट्टी द्वारा हम इसको गिराते रहेंगे। अगर मान लीजिए इससे भी आगे ले जाना है तो एक और कन्वेयर बेल्ट यहाँ लगा देंगे, वो इससे भी आगे ले जाएगा। नहीं तो यहीं पे काम है तो यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो ये कन्वेयर बेल्ट जोड़ के हम किसी भी चीज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ये जो कोयला होता है इसका कोई आकार ही फिक्स नहीं होता है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इस कोयला को इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे भेजते हैं हम लोग क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन क्या होता है, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन इन टुकड़ों को हम अभी भी आगे जलने के लिए नहीं भेजते हैं। इसको इसके आगे फिर इस कन्वेयर बेल्ट द्वारा इसे हम पल्वराइज करने के लिए, मतलब पाउडर बनाने के लिए एक बाउल मिल में भेजते हैं। ये बाउल मिल में ये जो कोयला होता है एकदम पाउडर की तरह हो जाता है। जितना पतला पाउडर हम लोग लगाते हैं चेहरे पे ना, उस तरह से ये पाउडर को पीस के एकदम आटा बना देता है, ताकि पूरा कंप्लीट जल जाए। अंदर उसके जो ऐश यानी राख है वो बहुत ही कम बने। तो आप सोचिए, किसी भी पावर प्लांट का सबसे ज्यादा अगर कोई एरिया ऑक्युपाई करता है ना, तो 50% एरिया तो कोल यार्ड ही लेके चला जाता है। सोचिए, एक ट्रेन को ले आने का जगह बनाना रहता है पूरा स्टेशन की तरह। वहां ट्रेन आएगी, फिर उसको खाली करना है, फिर सोचिए 1.5 मिलियन टन कोयला को रखने के लिए जगह बनाना
है, फिर उसके लिए कन्वेयर बनाना है। तो ज़्यादातर एरिया पावर प्लांट का, बिजली घर का, वो उसका अप्रोक्स 50% एरिया लेके चला जाता है आपका केवल कोल यार्ड हैंडलिंग डिपार्टमेंट। देखिए, अब जो कोयला आता है वो पल्वराइज होता है, मतलब एकदम पाउडर की तरह होता है, और उसे कोयला को हम लोग बॉयलर मशीन में डालते हैं। बॉयलर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आग लगाया जाता है, बॉयल किया जाता है, किसी चीज को ऊपर रख, नीचे फर्नेस यानी भट्टी में आग लगाकर ऊपर किसी चीज को बॉयल करना, उबालना, बॉयलर कहलाता है। तो इस बॉयलर में कभी भी हम लोग बड़े बड़े कोयले को नहीं डालते हैं, बल्कि वो पल्वराइज कोयले को डालते हैं पाउडर की तरह। जैसे इसमें पाउडर की तरह डालते हैं, ये कोयला यहाँ पर जलने लगता है। देखिए, जो बॉयलर होता है, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले के जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो उसकी गंदगी ज्यादातर नीचे चली जाती है, और जो ऊपर रहते हैं उन्हें फ्लाई एश कहते हैं, वो फ्लू एयर के रूप में वो ऊपर का धुआं निकल जाता है। और इसमें इस तरह से गर्म हवा की जाती है जिसे प्री हीटेड एयर कहते हैं, कि कोयले की जो नमी है वो सूख जाए और कोयला अच्छे से इसमें जल सके, और पाइप के रास्ते से इसमें पानी आता है, और इसके जितने भी बॉटम एश होते हैं वो नीचे चले आते हैं, और फ्लाई एश जो उड़ने वाले धुआं होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, और ये जाके पूरे ये ट्यूब को गर्म कर देता है जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे कि स्टीम बनते हैं। बॉयलर में जो पानी डाला जाता है वो पानी पाइप के रूप में रहता है। आप देखिए, पूरा पाइप के अंदर पानी है और इसमें आग लगा हुआ है, ये कोयले का जो पाउडर के रूप में वही आग लगा हुआ है। अब आप बताइए, ये आग के संपर्क में ये जितने पाइप हैं, इन पाइप में पानी है। अब ये नीले रंग के दिख रहे हैं, गर्म होकर लाल हो जाएंगे, और ये ऊपर बॉयलर का जो टंकी रहता है इसी में से पानी आ रहा होता है। ये पानी नीचे के आग के द्वारा पाइप के अंदर ही स्टीम बनने लगता है और सुपर हीटेड हो जाता है। बॉयलर के ऊपरी भाग में एकदम सुपर हीट, एकदम स्टीम बन जाता है, और इस स्टीम को इस बॉयलर से आगे निकाला जाता है। ये कोयला जब जलता है तो इसके ऊपर पानी रखा रहता है, पानी की एक टंकी रहती है, अतः यह कोयला जल के उस पानी की टंकी को गर्म करके स्टीम बनाता है। तो स्टीम बनाएंगे तो हम आगे के फंक्शन को समझने से पहले अभी यहीं कोयले का निपटारा कर देते हैं। कोयला जल के स्टीम बन गया, बचेगा क्या? धुआं बचेगा और राख बचेगा। अब दो तरह की राख होती है, जो भारी राख होती है वो नीचे की ओर चली जाती है, जिसे हम लोग बॉटम ऐश कहते हैं। बॉटम ऐश मतलब नीचे चले आना। तो ये बॉटम ऐश को नीचे जो होता है, एक जाली होता है जो वाइब्रेट करता है, सारा राख नीचे चला जाता है और इसे एक स्टोर में रख लिया जाता है, और इसे सीमेंट कंपनी को दे दिया जाता है, जिसमें सीमेंट बनाने के काम में आता है ये। तो बॉटम ऐश ऐसे चला गया। लेकिन जो उड़ रहा था इसमें, अभी जो आगे उड़ रहा था ऊपर की ओर, उसे फ्लाई ऐश कहते हैं, उड़ता हुआ राख। ऐश मतलब राख होता है, तो फ्लाई ऐश मतलब उड़ता हुआ राख। अब आप बताइए, उड़ता हुआ राख को अगर इस चिमनी के माध्यम से ऊपर भेज देंगे तो पूरे हवा में ये कोयला भर जाएगा, सांस लेंगे तो फेफड़े पे चिपक जाएगा काला काला। तो हमको जरूरी है कि इस धुएं में से जितने भी हानिकारक चीजें उनको छान लिया जाए। तो इसको छानने के लिए इस बॉयलर का धुआं जहां से बाहर निकलता है वहां पर एक मशीन लगा दिया जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है? ये निगेटिव चार्ज होता है और किसी भी धूल कण को अपने पास चिपका लेता है। जो बड़े बड़े धूल कण थे वो तो बॉटम ऐश के रूप में नीचे चले गए, जो छोटे छोटे फ्लाई ऐश थे उनको ये ESP डिवाइस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिसिपिटेटर क्या करता है? अपने पास इकट्ठा करके रख लेता है, और उसके बाद से इसको छोड़ता है ये हवा में, इस टावर इसके माध्यम द्वारा, चिमनी के द्वारा। तो ये कम हानिकारक होते हैं। अभी के समय सबको भी, किसी भी कंपनी को जो बिजली घर चला रही है उसको ESP डिवाइस लगाना जरूरी है। कहेगा कि ESP डिवाइस का काम क्या होता है? तो प्रदूषण को कम करना है। धुआं तो निकाल दिए, अब हम समझते हैं बॉयलर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बॉयलर था इसका हम धुआं निकाल दिए। अब बॉयलर में क्या होता है? एक भट्टी होता है, फर्नेस, भट्टी मतलब फर्नेस होता है। तो इसके नीचे से तो चला गया आपका बॉटम ऐश, और ऊपर से धुआं निकाल दिया है। जो इसमें आग जल रही है उस गर्म हवा को हम लोग फ्लू गैसेस कहते हैं। ये फ्लू गैस क्या होती है? पानी को खौलाती है। अब आपको लगेगा यहां से यहां तक एक बड़ा सा टंकी रहता है। गलत बात है, ये टंकी नहीं रहता है, बल्कि इसमें छोटे छोटे पाइप रहते हैं और उस पाइप में पानी आया रहता है। अब ये पाइप जो होते हैं छोटे छोटे रहते हैं, पतले पतले, इसलिए पानी का एरिया कम रहता है, वो चारों ओर से गर्म हो जाते हैं। और एक पाइप दूसरे पाइप से टच में नहीं रहता है, ऐसे लटका रहता है, उसके चारों ओर आग रहती है, तो ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। नीचे का एरिया गर्म होता है, ऊपर में तो एकदम ये सुपर हीट हो जाता है पानी। अब ये पानी आता कहां से? तो पानी नीचे के रास्ते से आता है, ऐसे
चढ़ाया जाता है, इसको नीचे से पाइप से चढ़ाया जाता है, जानबूझ के इसको टच करके चढ़ाया जाता है ताकि ये जब जलने के लिए जाए, खौलने के लिए जाए तो उससे पहले ही ये यहाँ इसके संपर्क में आ जाए और यहाँ संपर्क में आने से पहले ही थोड़ा और गर्म हो जाए। तो पानी को मेन बॉयलर में जाने से पहले ही इस आग के संपर्क में लाकर थोड़ा सा गर्म करने से हमें इकोनॉमिकली थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए यहाँ बने टंकी को हम इकोनोमाइजर के नाम से जानते हैं। ये किसी भी पानी को खौलने से पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। ये मान लीजिए ना आप एकदम ठंडा पानी को गर्म करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा गर्म पानी उसे और गर्म कर देंगे, तो ये थोड़ा सा पहले ही गर्म कर देता है इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर को अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फर्नेस जो भट्टी है इसी के हीट के संपर्क में आके पहले ही गर्म कर लेता है ताकि यहाँ पे गर्म हो जाए। और इसके एकदम टॉप वाले भाग में ये जो होता है एकदम खौल जाता है, जिसे सुपर हीट कहते हैं। आप ये देखेंगे ये बाहर से इसका शक्ल है, अब ये सुपर हीट हो गया, अब ये स्टीम बन गया है, स्टीम बन के नीचे लाया जाएगा, वो बहुत ही गर्म भाप बन गया है। अब ये स्टीम इस रास्ते से नीचे आएगा, देखिए यहाँ स्टीम के लिए पाइप दिख रहा है, अब ये स्टीम नीचे आएगा। स्टीम में कितना दम होता है सोचिए, कुकर का जो ऊपर का ढक्कन उठ जाता है, सीटी उठ जाता है, वो स्टीम के बदौलत। तो इतने छोटे से कुकर में, कुकर भी एक तरह से क्या है, बॉयल करता है, किसी भी पानी को गर्म करके बॉयल करता है, उबालता है। तो कुकर भी एक तरह का बॉयलर ही है, वो छोटा सा बॉयलर है। तो सोचिए इतना छोटे बॉयलर में ये हाल है, इतना बड़का बॉयलर से अगर जो स्टीम निकलेगा उसका कितना भयानक पावर होगा। अब इसी स्टीम को ले जाएंगे नचाने के लिए टरबाइन को, और टरबाइन नचेगा तो बिजली उत्पन्न होगा। देखिए टरबाइन जो होते हैं ना, वो एक पंखा होता है, ये कई पंखों के एक समूह होते हैं जिसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन भी कई तरह के होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। मतलब जो भाप आ रहा है वो इसे नचाएगा, इस टरबाइन को, इस पे ब्लेड लगे रहते हैं। देखिए ये है टरबाइन का शेप, इस पर से हाई प्रेशर का जो आता है आपका स्टीम, उस स्टीम को बहुत ही तेजी से गुजारा जाता है। इतना गर्म होता है वो, और इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो इसको नचाने लगता है, और ये नचाना चालू करता है एक साइड से। तो देखिए जैसे स्टीम आया होगा तो शुरुआत में गर्म होगा, थोड़ा और जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा, आगे जाएगा तो और ठंडा होगा। तो इसके एक हिस्सा को कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन। जब स्टार्ट करता है तब वहां बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, आगे जाएगा तो थोड़ा और ठंडा होगा स्टीम, तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन। आगे गया तो लो प्रेशर टरबाइन, मतलब एकदम आगे जाने पर लो हो जाता है। तो टरबाइन घूमता है। यही टरबाइन जो होता है ये पूरे पावर प्लांट का हार्ट, हृदय कहा जाता है। इसे घुमाने के लिए स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक जो बना रहे थे हम लोग स्टीम कोयला से, वो केवल और केवल इसी टरबाइन को घुमाने के लिए। लेकिन एक समस्या सोचिए, ये खुले हुए टरबाइन पर अगर स्टीम मारेंगे तो भाप तो बिखर जाएगा, उतना प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो इसको क्या किया जाता है ना, ढक दिया जाता है। जैसे ये टरबाइन है ना, तो इसको चारों ओर से ढक दिया जाता है, इसका एक प्लेट से ऐसे ढक दिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ढका हुआ, आधा ढका हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर घुसा दिया जाता है इसके अंदर। जो स्टीम के अंदर प्रेशर जाता है वो इस रास्ते भेज दिया जाता है ताकि स्टीम यहाँ से अंदर जाके टरबाइन को घुमा सके। यहाँ देखिए ये जो पीला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, यही है आपका टरबाइन। अब इसके अंदर स्टीम कहाँ से गया, तो ये देखिए ये वाला एरिया जो है ना, ये ऊपर से ये स्टीम इसको लेके आया, इसके अंदर ले गया स्टीम। अब देखिए ये इसके अंदर चला गया तो स्टीम बाहर नहीं निकल पाएगा और अंदर टरबाइन को खूब तेज नचाएगा। और टरबाइन नचेगा तो टरबाइन से जुड़ा रहता है जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है यही चलने लगेगा और इसी से हमको बिजली मिलेगी। टरबाइन में जब स्टीम पहुंचता है तो सबसे पहले जो होता है हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है, जिसका साइज छोटा होता है, क्योंकि जो स्टीम आ रही है ये पहले गर्म है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये इसको घुमाने के बाद इंटरमीडिएट पे जाती है, फिर एकदम लो प्रेशर टरबाइन, ये बड़ा होता है, इसको घुमाना ईजी होता है, तो ये कम प्रेशर पे भी घूम जाता है। इसको घुमाने के बाद अब ये घूमेगा तो इसी से जुड़ा हुआ है उधर का अल्टरनेटर, वो जनरेटर घूम जाएगा, और जो यहाँ में स्टीम बना हुआ है भाप, उसे नीचे की ओर कंडेंसर में भेज दिया जाता है। देखिए इस रास्ते से जैसे ही इसमें गर्म एकदम हॉट स्टीम पहुंचेगा, भाप पहुंचेगा, तो भाप में बहुत ज़्यादा ताकत होता है, वो इसको नचाएगा। ये जैसे नचेगा तो जो इसके बीच का रॉड है जिसे शाफ्ट कहते हैं, इस शाफ्ट को इस जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ दिया गया है। अब ये जनरेटर नचने लगेगा। अब ये काफ़ी हैवी शाफ्ट है, ये जितना तेज नचेगा उतना ही तेज ये इस जनरेटर को नचाएगा। आप कहेंगे जनरेटर से बिजली मिलता है, घर पे भी तो जनरेटर चलाते हैं, तो सेम चीज़ तो घर पे भी करते हैं। यहाँ कोयला जला के कर रहे हैं और घर पे आप डीजल जला के करते हैं, लेकिन उसका पावर कम होता है, इसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरेटर जो होता है ना आपके घर के बराबर होता है, इतना बड़ा जनरेटर होता है, तो नचाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आप समझते हैं इस जनरेटर के अंदर क्या सिस्टम होता है। देखिए ओरेस्टेड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जब बहुत ही तेज करंट जाता है, बहुत हाई वोल्टेज का करंट जाएगा, तो उससे चुंबक पैदा हो जाएगा। आप देखे भी होंगे हाई वोल्टेज का
जब करंट जाता है तो उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपको खींच सकता है थोड़े दूर पर ही, उसे हम लोग वर्चुअल कंडक्टर भी कहते हैं, दूर से ही खींच लेता है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, कहा कि ससुरा जब इलेक्ट्रिसिटी से, करंट से चुंबक पैदा हो सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं पैदा हो सकता है। तो इन्होंने इसी सिद्धांत को घुमाकर कोशिश किया। इन्होंने कहा कि जब करंट जा रहा है तो चुंबक बन रहा है, तो एक काम करते हैं, हम चुंबक को ले जाते हैं, करंट बनेगा। तो ये क्या किए, एक तार को बीच में रख दिए यहाँ पर ऐसे, और इसके साइड में ना ऐसे चुंबक ले जा रहे थे। ये इसको ले जाने से ना इसमें बिजली बन ही नहीं रहा था। कहे कि तो उल्टा काम काहे नहीं कर रहा है। अब इनको दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसे तार था, इसमें ऐसे चुंबक ले जा रहे थे, तो इनका काम ही नहीं कर रहा था। तो एक बार क्या किए इन लोग ना कि ये तार, ये चुंबक को ना घुमा के, इसके अंदर जो चुंबक चारों ओर लगा के, और अंदर का जो तार था ना उस तार को राउंड नचाना चालू किए। जैसे ये कॉइल है ना, ये कुंडली, तो इसको ये राउंड नचाना चालू किए। राउंड नचाने से ना यहाँ पे बिजली मीटर लगा के, अमीटर लगा के नाप लिया गया कि भाई करंट पैदा हो गया। ये करंट कैसे पैदा हुआ, तो देखिए किसी भी चुंबक का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो ये यहाँ तक चुंबकीय बल रेखाएं इसकी निकली हुई हैं, और इधर से भी जो चुंबक है इसकी भी चुंबकीय बल रेखाएं इधर निकली होंगी। तो ये सिद्धांत दिया गया कि जब दो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कोई कंडक्टर या कोई कॉपर का वायर कॉइल उसको काटेगा तो इस कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि बिजली से चुंबक पैदा होगा, तो इन्होंने कहा कि भैया चुंबक से भी बिजली पैदा हो जाएगा। ये होता है अल्टरनेटर। ये जो अल्टरनेटर और डायनेमो, इसका एक अलग चैप्टर होता है, इसको हम उसमें समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटी यही समझिए कि जहां दो चुंबक रख देंगे, उसके बीच में अगर आप किसी भी तार को इसे घुमाएंगे, अब बहुत हाई स्पीड में घुमाएंगे, तो वो जो चुंबक का जो ये जो बल रेखाएं थी वो बदल जाएंगी आपकी विद्युत में, और आपको तार पर बिजली की प्राप्ति हो जाएगी। तो जनरेटर के अंदर इसी को घुमाया जाता है। तो जितना जो टरबाइन लगाए थे, वो टरबाइन का जो शाफ्ट था वो इसी से जोड़ दिया जाता है, टरबाइन को इससे जोड़ दिया जाता है। अब जो स्टीम आ रहा है वो नचाएगा टरबाइन को, टरबाइन नचाएगा इस कॉइल को, और कॉइल क्या करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्र को इसके चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूमेगा, तो उनके चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, इसमें बिजली उत्पन्न हो जाएगी, और यहाँ से आप वायर के रास्ते से, ट्रांसमिशन लाइन से भेज सकते हैं आप बिजली को। तो यहाँ समझिए, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या चीज है, टरबाइन है, इसमें ही वो घूम रहा है आपका टरबाइन, और ये जुड़ा हुआ है इस जनरेटर से। इस जनरेटर के दोनों ओर क्या रखा हुआ है, चुंबक है, उसके बीच में कॉइल को वो तेजी से घुमा रहा है। अब ये जो स्टीम आ गया रहता है, इसके अंदर जो भाप आई रहती है, वो भाप का टेम्परेचर 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है। और वो भाप इतना ज्यादा दबाव बजाती है कि टरबाइन के एक ब्लेड पर 250 केजी का प्रेशर लगाती है। इतना भयानक, सोचिए 250 केजी का मतलब 4 आदमी के बराबर। एक पंखा पर अगर 4 आदमी के बराबर इसे मारा जाए लोड, ऐसे कितना तेज घूमेगा। तो इतना तेज प्रेशर से वो टरबाइन नचता है। अब ये टरबाइन आगे जुड़ गया रहता है इस जनरेटर से, जनरेटर को ही, जनरेटर के अंदर के भाग को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। जैसे ये देखिए टरबाइन है, ये अंदर अंदर जुड़ा हुआ है इस वाले जनरेटर के हिस्सा से, ये अल्टरनेटर हो गया यहाँ पर। अब ये अल्टरनेटर जो होता है घूमता है 3000 आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट, 1 मिनट में 3000 बार घूम जाता है, जिससे कि चुंबकीय फ्लक्स कटने लगते हैं और बिजली बनने लगता है। जैसे देखिए ये है आपका टरबाइन, इस टरबाइन में स्टीम आया होगा और वो स्टीम घुमाया होगा। ये है शाफ्ट, शाफ्ट उसको कहते हैं जिस पर कोई भी चीज घूम रही होती है। ये शाफ्ट के मदद से क्या होता है, ये टरबाइन जो होता है ये अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। अब ये टरबाइन को घुमाइएगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगा, और ये शाफ्ट घूम के इस अल्टरनेटर को घुमाएगा, और इसके अंदर साइड साइड में है चुंबक, अब बीच में कॉइल घूमेगा, और उसके घूमने से पैदा हो जाएगी आपकी बिजली। देखिए जनरेटर के अंदर जो होता है एसी करंट उत्पन्न करने वाले जनरेटर को हम अल्टरनेटर कहते हैं। इसमें एक भाग जो होता है रुका रहता है, जो रुका रहता है उसे स्टेटर कहते हैं। आपको पता है अब इसके अंदर एक को नचाना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो जो नचने वाला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं रोटर। तो ये घूमेगा और ये स्थिर रहेगा। अब एक बात बताइए, इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे, कोई घूमेगा तो करंट मार देगा, तो इसको साइड साइड में हम एक बॉडी कवर दे देते हैं। तो ये देखिए एक इस साइड में बॉडी कवर हो गया, एक इस साइड में हो गया कवर हो गया। अब यहाँ एक चीज फंस जाता है, जैसे आप कवर करिएगा तो इसको जो घूमने वाला हिस्सा है, ये जो शाफ्ट है, इसको बाहर निकालिएगा। जैसे बाहर निकालिएगा तो ये इसके बॉडी से टच हो जाएगा, इसमें रगड़ करने लगेगा। तो हमको एक ऐसे चीज की चाहिए जो इसके बॉडी से टच भी हो जाए और रगड़ भी ना करे, तो इसके लिए इसमें बेयरिंग लगा
लगा देते हैं। बेयरिंग डबल लेयर की होती है, जिसका बाहर का एरिया नहीं घूमता है, वो बॉडी से चिपक जाएगा और अंदर का एरिया घूमेगा। तो अंदर का एरिया को इसके शाफ्ट से फंसा देते हैं और बाहर के एरिया को बॉडी से, तो ये बॉडी को पकड़े भी रहेगा और अंदर अंदर घूमते भी रहेगा। और इसको बंद कर देंगे तो ये अंदर वाला क्या होगा, नचेगा, और बाहर वाला स्थिर रहेगा। ये तो ये ब्लू कलर का ये इसका बॉडी है, अब ये नचने लगेगा। ये बेयरिंग देखिए, बाहर वाला स्थिर है, अंदर वाला घूमेगा, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। और इस बिजली को क्या किया जाता है, बहुत ही हाई पावर के ट्रांसफार्मर को दे दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर को हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर उस पैदा हुए बिजली को ज्यादा दूर तक भेजने के लिए इसके वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट यानी 220 kV से भी ज्यादा कर देते हैं। अब ये इस ट्रांसफार्मर पे डिपेंड है कि कितना वोल्टेज कर रहा है, और तब उसको क्या करते हैं, ये बड़े से ट्रांसफार्मर इसके पावर लाइन के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइन द्वारा आगे की ओर भेज देते हैं। ये तो हम आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी बता दी है कि कैसे बिजली को भेजा जाता है, इसका A to J पार्ट आइए भेज दिया जाता है। इसीलिए जिस गांव में बिजली बनती है उस गांव के ट्रांसफार्मर से उस शहर को बिजली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहां से जो बिजली निकल रही है 2,20,000 वोल्ट पे निकली है। किसी के घर में दे दीजिएगा उड़ जाएगा, तो उसके घर को ना देके इसे दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है उस बिजली को। अब एक चीज आप सोचिए कि जो स्टीम बना था भाप, उसे पूरा भफवा कहां गया। भाप तो आया था इस टरबाइन के अंदर में, भाप गया कहाँ, निकला ही नहीं। तो ये भाप जो है, अगर आप इसे ठंडा कीजिएगा तो पानी बन जाएगा, और इसी पानी को अगर हम वापस बॉयलर में भेज देता हमें पानी की बचत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, ये जो टरबाइन घूम रहा होता है इसके नीचे एक बहुत बड़ा एक तो हम लोग बना लेते हैं, कंडेंसर का टब बना लेते हैं, उसी में उस ट्यूब में ले जाके भर दिया जाता है इस भाप को, ताकि वो ठंडा हो जाए और दोबारा पानी बन जाए। तो इसके नीचे एक चेंबर रहता है जिसे हम कहते हैं कंडेंसर। वो कंडेंसर जो होता है इसे ठंडा कर देता है। ठंडा करने के लिए हम एक कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। ये जो आप इसके ऊपर से देख रहे हैं, ये धुआं नहीं निकल रहा है, जो भाप आया है वही निकल रहा है। तो एक बात बताइए, भाप को हवा में भेज दीजिएगा तो ये पानी बन जाएगा, तो फायदा क्या है। तो इसको हम लोग ठंडा करके दोबारा यूज कर लेते हैं इस कूलिंग टावर की मदद से। देखिए धुआं निकलता है इसके मदद से, ये है आपका चिमनी, ये जुड़ा रहता है आपका बॉयलर से, यहां से धुआं निकलता है, और ये जो है ना, ये आपका कूलिंग टावर, ये ठंडा करता है उस भाप को। ये कैसे करता है तो समझिए ध्यान से। इसके नीचे का भाग आप देखिए जाली के समान है, इसमें से नेचुरली ठंडी हवा जाती है। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो देखिए ये जो कूलिंग टावर है इसके दो हिस्से होते हैं। जो स्टीम आया है उस स्टीम को पाइप के माध्यम से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ये पाइप से चढ़ गया ऊपर में स्टीम भाप, और वो भाप जब ऊपर चढ़ेगा तो उतना देर में वो ठंडा हो चुका रहेगा, क्योंकि बहुत दूर से निकला है वो बॉयलर से, ठंडा हो जाएगा। तो इसे फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं। जब फुहारा द्वारा नीचे की ओर गिराते हैं तो ये पानी ये और ठंडा होने लगता है। और चिमनी के नीचे जो खोखला एरिया होता है, देखिए ये यहाँ से क्या होती है, ठंडी हवा ऊपर जाती है। तो ऊपर से स्टीम नीचे आ रहा है और नीचे से ठंडी हवा ऊपर जा रही है, बस ये दोनों मिलकर पानी बन जाते हैं। और नीचे इसके जो बेसिन होता है, जहाँ ये पानी जमा रहता है, वहां पर ये जमा हो जाते हैं, और इसी पानी का हम दोबारा यूज कर लेते हैं, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये सबसे जरूरी होता है किसी भी पावर प्लांट में वाटर साइकिल को समझना। तो ये जो कूलिंग टावर है, इसमें हम लोग स्टीम को नीचे से नहीं भेजते हैं। जो टरबाइन से बचा हुआ स्टीम नीचे गया था, उसे मोटर की मदद से खींच के हम लोग इस कूलिंग टावर से बीच से गिराते हैं। ये खोखला होता है, और ये जब नीचे आता है तो एयर के संपर्क में आके पानी बन जाता है और ये बेसिन में जमा हो जाता है। लेकिन 100% पानी नहीं बन पाता है। वही जो थोड़ा बहुत पानी नहीं बन पाया रहता है, वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। ये 0% प्रदूषण करता है। ये तो पानी है, एक तरह से बन जाएगा पानी में। वाटर साइकिल सबसे जरूरी होता है। देखिए जब भी बिजली घर को लगाया जाता है तो उसे कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए उसमें ट्रेन का एक यार्ड बना देते हैं। और पानी की तो निरंतर जरूरत है, क्योंकि स्टीम के बिना आखिर टरबाइन नचाएंगे कैसे, तो इतना पानी लाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम उसको नदी के पास सेट कर देते हैं। किसी भी रिवर के पास हम लोग क्या करते हैं, उसे सेट कर देते हैं। लेकिन नदी का पानी इतना तो साफ रहता नहीं है, और नदी के पानी का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी वो लेवल घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा। तो इस नदी के पानी से हम मोटर की मदद से एक अपना तालाब बना लेते हैं, जिस तालाब को हम लोग रिजर्वायर या जलाशय कहते हैं। तो जिस किसी भी पावर प्लांट का अपना एक तालाब होता है, वो नदी से ही पानी को खींच लेता है। अब नदी के पानी उतना भी आपको उसमें मिनरल्स रहते हैं, तरह तरह के रहते हैं, कैल्शियम रहता है, ये सब रहता है। इस सब अगर कैल्शियम आयरन की मात्रा रहेगी तो पानी जल्दी भाप नहीं बनेगा। तो क्या किया जाता है, उस पानी को हम
डीमिनरलाइज कहते हैं। तो डीमिनरलाइज करने वाले प्लांट को हम डीएम प्लांट कहते हैं। तो ये रिजर्वायर से हम इसको डीमिनरलाइज करके उसमें केवल H2O छोड़ते हैं उस पानी में, और ये पानी को हम क्या करते हैं, यहाँ से भेज देते हैं हम लोग ये कूलिंग टावर के नीचे बेसिन में। अब जरा देखिए, कूलिंग टावर के बेसिन में आप कहेंगे पानी कहाँ से आया था, तो वो टंकी का पानी, वो उसका पानी नहीं था बल्कि वो रिजर्वायर से गया था। तो इस कूलिंग टावर में दो तरह की पानी है, जो ऊपर से गर्म है थोड़ा और नीचे से ये ठंडा वाला आ रहा है यहाँ पे। अब इस पानी को, ये तो कूलिंग टावर के बेसिन में जमा हो गया, अब इसे हम आगे भेजते हैं। देखिए इस पानी को हमको भेजना है बॉयलर तक। तो ये जो पानी आ रहा है नीचे से, ये जा रहा है बॉयलर में। किस लिए जा रहा है भाई, तो गर्म होने के लिए जा रहा है। अब यहाँ इंजीनियरों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, इसको भेजा इन लोग ने कंडेंसर के द्वारा। ये कंडेंसर कहाँ लगा रहता है, तो जो टरबाइन है उस टरबाइन के ठीक नीचे। अब आप याद कीजिए, टरबाइन तो नचा था भाप के द्वारा, और वो भाप कहाँ आया था, नीचे। और इस भाप को हम लोग भेजे थे कूलिंग टावर में। अब जानबूझ के इन दोनों पाइप को एक दूसरे के ऊपर सटा के भेजा जाता है, ताकि जो गर्म हवा निकली है ये जा रही है ठंडा होने के लिए। तो जब ये ठंडा होने के लिए जाएगा तो इधर से रिजर्वायर में होते हुए डीएम प्लांट से जो ठंडा पानी आ रहा है, ये ठंडा पानी इसके संपर्क में जैसे आएगा तो ये वाला जो आपका स्टीम है, इसी के संपर्क में आने से यहीं से पानी बनना चालू हो जाएगा, ताकि यहां जाकर पानी बनने में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ ये जो पानी जा रहा है डीएम प्लांट से, ये बॉयलर में गर्म होने के लिए जा रहा है, तो इस गर्म स्टीम के संपर्क में आने से ये यहीं पर प्री हीट हो जाता है, थोड़ा पहले ही गर्म हो जाता है। तो हल्का सा तो ये यहीं गर्म हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसको हम लोग चाहते तो डायरेक्ट यहां से चढ़ा देते ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जानबूझकर नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि डायरेक्ट पानी चढ़ाएंगे तो उस पानी का टेम्परेचर अभी भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। तो इसको क्या किया जाता है, आप याद कीजिए कि जो यहाँ पर हमारा जो यहाँ बॉयलर था, बॉयलर के सटा के यहाँ एक टंकी रहती है छोटी सी, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनोमाइजर। ये क्या करता है, पानी इस इकोनोमाइजर के रास्ते जाता है, और ये इकोनोमाइजर इसी ही भट्ठी से गर्मी ले लेता है, हीट ले लेता है, जिससे कि हमको इकोनॉमिकली थोड़ी बचत हो जाती है, और ये पानी पहले ही गर्म हो जाता है, प्री हीट हो जाता है। और उसके बाद इसको इस साइड ले आते हैं पतले पतले पाइप द्वारा, और इस पाइप को यहाँ घुमाते हैं इस तरह से। अब ये पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पानी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये क्या बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के स्टीम बनेगा। अब आप बताइए स्टीम कहाँ जाएगा, ये टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को नचाएगा। यहां से आपको दो साइकिल आगे बढ़ेंगे। एक साइकिल हो जाएगा वाटर साइकिल की, पानी कैसे फ्लो कर रहा है, दूसरा हो जाएगा आपका कि बिजली कैसे बन रही है। तो पहले हम लोग वाटर फ्लो को समझते हैं, वाटर कैसे फ्लो हो रहा है। तो स्टीम जो यहाँ पर है बाबू देखिए ध्यान से, ये स्टीम जो है इस टरबाइन को नचा के अंदर घुस जाएगा, अंदर घुस के ये वाटर कूलर में जाएगा, वाटर कूलर में ये कूलिंग टावर में ठंडा होकर नीचे बेसिन में पहुंच जाएगा। बेसिन में एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आ रहा था, तो नदी से। नदी से के कैसे आएगा, रिजर्वायर में। रिजर्वायर के बाद ये डीएम प्लांट के माध्यम से इसमें पहुंचेगा। इसके बाद से ये कहां जाएगा भाई, तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये आगे बढ़ेगा इस पाइप से कंडेंसर के होते हुए इकोनोमाइजर के पास पहुंचेगा। अब इकोनोमाइजर से ये कहां पहुंच जाएगा, बॉयलर में। बॉयलर में गर्म होने के बाद स्टीम बनेगा, स्टीम पहुंचेगा कहां, टरबाइन में। टरबाइन के बाद कंडेंसर, कंडेंसर के बाद कूलिंग टावर, कूलिंग टावर के नीचे बेसिन, फिर नदी वाला पानी मिलके फिर कहां जाएगा, बॉयलर में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका चल रहा है आपका वाटर साइकिल। लेकिन इस वाटर साइकिल के अलावा अगर आप सोचेंगे करंट साइकिल को देखने के लिए, तो करंट कैसे बन रहा है, बॉयलर में बन रहा है स्टीम, स्टीम जाके नचा रहा है किसको, टरबाइन को, टरबाइन किसको नचा रहा है, अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर जुड़ा है ट्रांसफार्मर से, बिजली बना के भेज दिया। तो बिजली घर में मेनली चीज होती है टरबाइन और जनरेटर, यही मेन होता है। अल्टरनेटर, जनरेटर के अंदर होता है अल्टरनेटर, ये दो मेन चीज हो गए। अब टोटल साइकिल अगर आप देखेंगे तो एक कोयला का साइकिल चल रहा है, वो कैसे हो रहा है, एक वाटर साइकिल है और एक करंट की साइकिल है। करंट साइकिल सबसे छोटा है, बॉयलर से स्टीम बना, वो आया टरबाइन में, टरबाइन नचा और वो अल्टरनेटर को दिया, वो नचा के बिजली बना दिया, ये निकल गया आपका करंट साइकिल। अगर पानी का साइकिल देखेंगे तो नदी के रिजर्वायर से आया ये डीएम प्लांट में, ये गया कूलिंग टावर के बेसिन में नीचे वाले भाग में, और बेसिन से ये आगे बढ़ा, ये कंडेंसर होते हुए इकोनोमाइजर से बॉयलर में पहुंच गया, बॉयलर से स्टीम बन के ये कहाँ गया, टरबाइन में, टरबाइन के नीचे फिर जाके ये भाप बन गया और ये कूलिंग टावर में चला गया। ये वाटर साइकिल हो गया। कोल साइकिल देखेंगे, कोयला कैसे आ रहा है, तो ट्रेन के रास्ते से कोल यार्ड में आया, कोल
कोल यार्ड के बाद उसको क्रश किया गया, क्रशर के बाद उसे पल्वराइज किया गया बॉल मिल में, उसके बाद इसे किस में भेजा गया हम लोग ने, बॉयलर में। बॉयलर में ये जला तो जो ऊपर उड़ गया उसे कहा गया फ्लाई ऐश, जो नीचे बैठ गया उसे कहा गया बॉटम ऐश। बॉटम ऐश को नीचे इकट्ठा करके सीमेंट को भेज दिया गया, फ्लाई ऐश को हम लोगों ने प्रिसिपिटेटर द्वारा छान के रख लिए लोग। इस तरह से आप टोटल बिजली कैसे बनती है ये पावर प्लांट समझ गए।